हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द चैनल। आज का ये सीरीज़ का नया वीडियो है। 4 नंबर का वीडियो होने वाला है और गंगे डॉल्फिन से हमको शुरू करना है। अभी यूपीपीसीएस जो 27 अक्टूबर के लिए होने वाला है, उसके लिए आई दृष्टि जो वार्षिकी है उसका एक क्विक रिवीजन सीरीज़ स्टार्ट है। और इसी तरह हमारी लूसेंट की क्लासेस है जो पेड क्लासेस है। इसमें लूसेंट के 1 नंबर पेज से लास्ट के 4 नंबर के पेज तक आपको पूरी क्लासेस प्रोवाइड की जा रही है। लाइव सेशन होता है, उसके बाद क्वेश्चन आंसर डिस्कशन होता है। बहुत ही अच्छा रिस्पांस है। यदि आपको उसमें जुड़ना है तो डिस्क्रिप्शन में आपको एक आईडी दी गई, उस पर मैसेज करके आप जानकारी लेकर जुड़ सकते हैं। और इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। और यदि चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इसमें देखिए, गांगेय डॉल्फिन उत्तर प्रदेश का जलीय जीव घोषित हुआ है, इसके बारे में यहाँ पर जानकारी दी है। कभी कभी सीधा प्रश्न भी बन सकता है कि उत्तर प्रदेश का जलीय जीव कौन सा है, तो गांगेय डॉल्फिन। गांगेय डॉल्फिन, इसका वैज्ञानिक नाम प्लेटनिस्टा गैंगेटिका है। उल्लेखनीय है कि गांगेय डॉल्फिन विश्व में मीठे पानी जो फ्रेश वाटर होता है उसमें पाई जाने वाली 4 डॉल्फिन प्रजातियों में से एक है। इसके अतिरिक्त शेष 3 मीठे पानी के डॉल्फिनों में यांगत्से नदी जो चीन में पाई जाती है उसकी बेजी डॉल्फिन, सिंधु नदी में पाई जाने वाली भूलन डॉल्फिन और अमेजन नदी जो लैटिन अमेरिका में बहती है उसमें पाई जाने वाली बोटो डॉल्फिन है। ज्ञातव्य है कि 2006 में चीन की नदी डॉल्फिन को विलुप्त घोषित कर दिया गया था। यहाँ से देखिए प्रश्न कैसे बनेंगे। सबसे पहले गांगेय डॉल्फिन का वैज्ञानिक नाम क्या है, तो प्लेटनिस्टा गैंगेटिका। उसके बाद विश्व में कुल कितनी डॉल्फिन है जो फ्रेश वाटर या मीठे जल में पाई जाती है, तो 4। अंक पूछे तो आपको 4 लगाना है, लेकिन जो चीन की डॉल्फिन है उसको विलुप्त प्राय घोषित कर दिया है, लेकिन वैसे देखा जाए तो 4 है। फिर वो सही जोड़ी मिलान करने के लिए भी दे सकता है। एक तरफ देश के नाम दे देगा या नदी दे देगा और उसमें पाई जाने वाली डॉल्फिन और बोलेगा इनको मिलान करो। तो इसके लिए आपको पता है गांगेय डॉल्फिन जो प्लेटनिस्टा गैंगेटिका है ये भारत में गंगा नदी में पाई जाती है। फिर चीन, हमारा जो पड़ोसी देश चीन हमेशा बज बज करते रहता है ना, बक करते रहता है। तो वहाँ से बैजी, ये बैजी कौन सी नदी में, यांगत्से नदी में। उसके बाद सिंधु नदी में भूलन। सिंधु नदी इतनी बड़ी है कि आप वहाँ गए तो आप भूल गए कि किस दिशा में मुझे निकलना है, तो सिंधु नदी में भूलन। और फिर अमेजन नदी, अमेजन देखिए, बोटो मतलब बोट। जब आप बोट पे बैठते हैं और कहीं की आप किसी भी नाव में, नदी में, झील में, बोट में बैठे हुए आपको आसपास का जो नज़ारा दिखता है आप बोलते हैं वाह क्या अमेजिंग नज़ारा है, ठीक है। तो बोट में बैठने के बाद बोल रहे क्या अमेजिंग नज़ारा है, तो अमेजिंग से अमेजन। और हमको पता है अमेजन लैटिन अमेरिका में बहती है, तो ये वहाँ पर पाई जाती है। आगे देखिए, आगे इन्होंने दिया है 2006 में चीन की नदी डॉल्फिन को विलुप्त घोषित कर दिया है। संकटग्रस्त या फिर संकट प्राय न करके सीधे विलुप्त घोषित किया। ये याद रखना किस वर्ष, 2006 में। किस देश की नदी डॉल्फिन को, चीन की। उल्लेखनीय है कि डॉल्फिनें प्रायः समुद्री जल में ही पाई जाती है, लेकिन उपर्युक्त वर्णित 4 प्रजातियाँ ऐसी है जो केवल नदियों एवं झीलों में पाई जाती है। देखिए, केवल समुद्र में, मतलब प्रायः देखा जाता है कि समुद्र में ही डॉल्फिन होती है, लेकिन जो हमने ऊपर 4 डॉल्फिन पढ़ी है ऐसी डॉल्फिन है जो नदियों में और झीलों में पाई जाती है। गंगा नदी डॉल्फिन को प्रायः टाइगर ऑफ द गंगा कहते हैं। वो बोल देंगे टाइगर ऑफ द गंगा किसे कहते हैं, गंगा नदी डॉल्फिन को कहते हैं। गंगा नदी डॉल्फिन केवल मीठे पानी में ही रह सकती है। खास बात यह है कि स्तनधारी अंधे होते हैं, लेकिन अपनी उत्कृष्ट इकोलोकेशन, देखिए गंगा डॉल्फिन के बारे में यदि पूछते हैं तो स्तनधारी होते हैं और ब्लाइंड होते हैं और केवल फ्रेश वाटर में ही पाए जाते हैं। फिर इकोलोकेशन के बारे में जानकारी दी है। आगे देखते हैं क्या लिखा है। उन्होंने दिया है इकोलोकेशन में ध्वनि उत्सर्जित करते और परावर्तित ध्वनि को सुनकर वस्तु या शिकार का पता लगाते। किस तरह से ध्वनि को उत्सर्जित करेंगे, फिर जो ध्वनि परावर्तित होगी उसको सुनेंगे और फिर वस्तु या शिकार उसका पता लगाएंगे। और ये क्षमता इसमें पाई जाती है, इस कारण ये उत्कृष्ट शिकारी होते हैं। स्टेटमेंट बना के देंगे। गांगेय डॉल्फिन का नाम प्लेटनिस्टा गैंगेटिका है, बिल्कुल सही है। केवल फ्रेश वाटर में पाई जाती है, बिल्कुल सही है। और इसे उत्तर प्रदेश का जलीय जीव घोषित किया गया, ये भी सही है। ये स्तनधारी होते, ये भी सही है। ये अंधे होते, ये भी सही है। फिर शिकार कैसे करते, ध्वनि परावर्तित करते और उसके बाद ध्वनि उत्सर्जित करते, फिर जो ध्वनि परावर्तित होकर आई उससे वस्तु या शिकार का पता लगाते, इसीलिए उत्कृष्ट शिकारी होते हैं। आपको ऐसा भी स्टेटमेंट बना के दे सकते हैं कि अंधे होते हैं इसीलिए शिकार नहीं कर पाते और शिकार में
ये कमज़ोर होते, तो स्टेटमेंट गलत हो जाएगा। क्यों? क्योंकि उत्कृष्ट शिकारी होते। ये जीव अल्ट्रासोनिक ध्वनि तरंगों को उत्सर्जित करने के माध्यम से शिकार करते। किस तरह की ध्वनि तरंगों को उत्सर्जित करते? अल्ट्रासोनिक, ठीक है, अल्ट्रासोनिक ध्वनि तरंगों को उत्सर्जित करते। यहाँ कुछ बिंदु दिए हुए हैं। अक्टूबर 2023 में उत्तर प्रदेश सरकार ने के वन विभाग द्वारा गंगे डॉल्फिन को प्रदेश के जलीय जीव के रूप में मान्यता दी। आपको कहाँ फंसाएंगे? देखिए, आपको बोलेंगे ये वन विभाग, आप थोड़ा रिलेट नहीं कर पाओगे कि वन विभाग घोषित करेगा। आपको जल से संबंधित कोई जल संसाधन मंत्रालय दे देंगे या पर्यावरण वन और संरक्षण मंत्रालय का नाम दे देंगे, तो आपको लगेगा ठीक है, वन विभाग आप उतना एडमिट नहीं कर पाओगे वहाँ। लेकिन अभी आपने पढ़ लिया तो याद रखना, उत्तर प्रदेश सरकार के जो वन विभाग है उसने जलीय जीव के रूप में मान्यता देने की घोषणा की है। उसके बाद इसके पहले क्या था, हमारी जो केंद्र सरकार थी, इन्होंने मई 2010 में जो गंगा नदी डॉल्फिन है इसको राष्ट्रीय जलीय जीव अधिसूचित किया था। तो हमारे राष्ट्र का जलीय जीव कौन है? गंगा नदी डॉल्फिन। कब? मई 2010 में केंद्र सरकार ने अधिसूचित किया है और अभी उत्तर प्रदेश के जलीय जीव के रूप में घोषणा की है। 2008 में गंगा नदी डॉल्फिन को असम सरकार ने राज्य जलीय पशु घोषित किया है। यहाँ आपको फंसाएगी और बिल्कुल आप गलत कर दोगे, क्योंकि देखो, असम में आपको पता है ब्रह्मपुत्र नदी का प्रवाह है, गंगा नदी का वहाँ कोई लेना देना सीधे बिल्कुल भी नहीं है। तो आप सोचोगे गंगा नदी डॉल्फिन तो गंगा में पाई जाती है और गंगा नदी का असम से लेना देना नहीं है, तो स्टेटमेंट आप सोचोगे गलत है, लेकिन ऐसा नहीं है, ये स्टेटमेंट सही है। क्योंकि 2008 में क्या हुआ था, गंगा नदी डॉल्फिन को असम सरकार ने उस राज्य का, असम राज्य का जलीय पशु, यहाँ पे जलीय जीव कर देते हैं तो भी नहीं मानना है, एनिमल घोषित किया है उन्होंने, ठीक है। उसके बाद देखिए 2019 में पंजाब द्वारा सिंधु नदी की डॉल्फिन को राज्य का जलीय पशु घोषित किया। अच्छा, सिंधु नदी की डॉल्फिन का नाम क्या है? सिंधु नदी की डॉल्फिन का नाम है भूलन, है ना। किस वर्ष में? 2019 में। जो पंजाब था उसमें सिंधु नदी डॉल्फिन को जलीय पशु घोषित किया है। ज्ञातव्य है कि उत्तर प्रदेश की राज्य मछली चितला है। उत्तर प्रदेश की राज्य मछली चितला है और उत्तर प्रदेश का जो जलीय जीव है वो गंगा नदी डॉल्फिन है, जबकि देशी मांगुर बिहार की राज्य मछली है। तो दो फैक्ट, उत्तर प्रदेश का जलीय जीव अभी घोषित किया गया है गंगा नदी डॉल्फिन को, जबकि उत्तर प्रदेश की राजकीय मछली जो है चितला है। आगे देखिए, IUCN की रेड लिस्ट में गंगा नदी डॉल्फिन को संकटग्रस्त की श्रेणी में वर्गीकृत किया है। जबकि हमने देखा कि चीन में क्या था, चीन में जो 2006 में चीन की जो मछली थी, यांगसे नदी में एक नदी का नाम दिया था, उसमें जो बैजी नाम की डॉल्फिन थी उसको हमने विलुप्त घोषित कर दिया। संकटग्रस्त नहीं, सीधे विलुप्त घोषित कर दिया। लेकिन हम यदि बात करें गंगा नदी की, तो IUCN की जो रेड लिस्ट है उसमें संकटग्रस्त, इंडेंजर्ड की श्रेणी में है। गंगा नदी डॉल्फिन को वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972 की अनुसूची 1 में सूचीबद्ध किया गया है, जिसके तहत इसे सुरक्षा का उच्चतम स्तर प्राप्त हुआ है, ठीक है। किस में सूचीबद्ध किया है? अनुसूची 1 में, वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972 के तहत। उसके बाद आगे देखिए, सिटीज़, कन्वेंशन ऑन इंटरनेशनल ट्रेड इन इंडेंजर्ड स्पीसीज ऑफ वाइल्ड फौना एंड फ्लोरा के परिशिष्ट 1 में सूचीबद्ध किया गया है। अगला है घोल मछली। घोल गुजरात की राज्य मछली। इसको कैसे याद रखोगे? घोल, जैसे ये कोई बॉटल है, ठीक है, ये बॉटल है और ये ग्लास है। अब ये बॉटल का ढक्कन खोला और आपने ग्लास में इसको डाला और किसी व्यक्ति ने इसको पी लिया और फिर वो एक रात के अंदर ही गुजर गया मतलब मर गया, ठीक है। तो घोल पीने से क्या हुआ? गुजर गया। कब? रात में। अब आपको पता है ये कौन सा घोल है, आप बहुत अच्छे से समझ रहे होंगे। तो घोल मछली किस राज्य की राज्य मछली है? ये गुजरात की राज्य मछली है। तो विश्व मत्स्यिकी दिवस, ठीक है, वर्ल्ड फिशरीज डे जो है 21 नवंबर को मनाया जाता है। इसी अवसर पर घोल मछली को गुजरात की राज्य मछली के रूप में घोषित किया गया है। इसका वैज्ञानिक नाम प्रोटोनिबिया डाइकेंथस। जबकि गंगा की डॉल्फिन मछली का नाम क्या था? उसका गांगे डॉल्फिन का वैज्ञानिक नाम अभी मैंने आपको बताया प्लेटनिस्टा गैंगेटिका करके था, और एक गुजरात की घोल मछली का वैज्ञानिक नाम है। भारत में पाई जाने वाली सबसे बड़ी मछलियों में से एक है घोल मछली। इसका रंग कैसा होता है? सुनहरा भूरा रंग, गोल्डन ब्राउन रंग की होती है। और ये गुजरात के अलावा कहाँ पाई जाती है? महाराष्ट्र के समुद्री क्षेत्रों में पाई जाती है। इसको क्या कहा जाता है? इसको गोल्ड फिश भी कहा जाता है। गुजरात सरकार ने घोल मछली को उसके आर्थिक मूल्य और विशिष्टता के कारण राज्य मछली का दर्जा दिया है। क्यों? उसके आर्थिक मूल्य और विशिष्टता के कारण।
गंगा नदी के किनारे गंगा नदी डॉल्फिन के महत्वपूर्ण आवासों को संरक्षित क्षेत्रों के रूप में अधिसूचित किया गया है, जैसे विक्रमशिला डॉल्फिन अभयारण्य बिहार के भागलपुर में। प्रश्न बनेगा, विक्रमशिला डॉल्फिन अभयारण्य किस राज्य में? बिहार में। या फिर कहाँ है? तो भागलपुर में। तो जो गंगा नदी के किनारे गंगा नदी डॉल्फिन के महत्वपूर्ण आवास है, उन्हें संरक्षित क्षेत्र के रूप में अधिसूचित किया गया है। उसके बाद आगे जानकारी कुछ दी हुई है, यहाँ पर ये क्लियर नहीं दिख रहा है 5 अक्टूबर है या फिर 3 अक्टूबर है। इसे राष्ट्रीय डॉल्फिन दिवस के रूप में मनाया जाता है, ये प्रश्न पूछा जा सकता है। 15 अगस्त 2020 को स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नदी और समुद्री दोनों डॉल्फिनों के संरक्षण को बढ़ावा देने के लिए प्रोजेक्ट डॉल्फिन की घोषणा की। आपसे प्रश्न ये बनेगा कि प्रोजेक्ट डॉल्फिन नदी और जलाशयों में पाई जाने वाली मछलियों के संरक्षण को बढ़ावा देने के लिए केवल नदी और जलाशय, तो यहाँ ये गलत हो जाएगा, क्योंकि क्या है, नदी और समुद्र दोनों डॉल्फिन के संरक्षण को बढ़ावा देने के लिए घोषणा की है 15 अगस्त 2020 को स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर, और माननीय प्रधानमंत्री जी ने इसको घोषित किया है। यदि राष्ट्रपति का नाम ले तो आपको वहाँ स्टेटमेंट गलत कर देना है। बाहर से यदि आपको आवाज़ आ रही होगी पानी की, तो बारिश हो रही है, उसको थोड़ा इग्नोर कीजिएगा आप। ठीक है, अगला टॉपिक देखते हैं। अगला है आयुर्वेद ज्ञान नैपुण्य पहल। तो भारत में 5 लाख से अधिक पंजीकृत आयुर्वेदिक चिकित्सक हैं, जो मुख्य रूप से आयुर्वेदिक फॉर्मूलरी और भारत की भेषज संहिता फार्माकोपिया ऑफ इंडिया में प्रचलित आयुर्वेदिक फॉर्मुलेशन के आधार पर चिकित्सा करते हैं। हाल ही में आयुर्वेद चिकित्सा के माध्यम से कई नए गंभीर और दीर्घकालिक दोनों प्रकार के रोगों का सफलतापूर्वक इलाज किया जा रहा है, जिसका आयुर्वेदिक के शास्त्रीय ग्रंथों में वर्णन नहीं है। आयुर्वेद चिकित्सा में इस नवाचार का जनता के लाभ हेतु बड़े पैमाने पर प्रयोग किए जाने की आवश्यकता है। आगे इन्होंने दिया है कि नवंबर 2023 को केंद्रीय आयुर्वेदिक विज्ञान अनुसंधान परिषद, इसका मुख्यालय का है नई दिल्ली में, इसने आयुर्वेदिक ज्ञान नैपुण्य पहल की शुरुआत की है, जिसका नाम क्या है? अग्नि। कभी कभी आपसे सीधा पूछ लेगा कि अग्नि का पूरा नाम क्या है। अग्नि का फुल फॉर्म बताइए, तो आयुर्वेदिक ज्ञान नैपुण्य इनिशिएटिव या पहल किसने शुरू किया है? केंद्रीय आयुर्वेदिक विज्ञान अनुसंधान परिषद ने। अगला प्रश्न, केंद्रीय आयुर्वेदिक विज्ञान अनुसंधान परिषद का मुख्यालय कहाँ है? तो नई दिल्ली में है। इस पहल को आयुर्वेद के क्षेत्र में संलग्न चिकित्सकों के लिए लॉन्च किया गया है। आगे जानकारी दी है, इसके तहत चिकित्सकों द्वारा आयुर्वेद के क्षेत्र में नवाचार को बढ़ावा दिया जाएगा। अग्नि नामक इस पहल के उद्देश्य क्या है? ये पहल आयुर्वेद चिकित्सकों को अपने नवाचारी अभ्यास, जो प्रथा है, रोगों से जुड़ी विभिन्न स्थितियों में उनके अनुभवों की जानकारी को साझा करने के लिए एक मंच प्रदान करेगी। ये पहल आयुर्वेदिक चिकित्सकों के बीच साक्ष्य आधारित आयुर्वेद चिकित्सा की जानकारी देने की संस्कृति को बढ़ावा देगी, जो प्रूफ आधारित आयुर्वेद चिकित्सा की जानकारी देने के लिए बढ़ावा देगी। आपको इसमें 3-4 बातें याद रखनी है। एक तो ये, केंद्रीय आयुर्वेदिक विज्ञान अनुसंधान परिषद मुख्यालय नई दिल्ली में है और इसी ने इस पहल को शुरू किया है। यदि कोई मंत्रालय का नाम दे देता है तो बिल्कुल गलत कर देना उसको। और उसके बाद में इस अग्नि का फुल फॉर्म पूछ लेंगे, आयुर्वेदिक ज्ञान नैपुण्य इनिशिएटिव। ठीक है, ये 4-5 प्रश्न यहाँ से बन सकते हैं। अगला है भारतीय भेषज संहिता आयोग पीडीजी का सदस्य। भारतीय भेषज संहिता आयोग जो है पीडीजी का सदस्य, इसके बारे में क्या बोला है इन्होंने? भारतीय भेषज संहिता को केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय की ओर से भारतीय भेषज संहिता आयोग, इंडियन फार्माकोपिया कमीशन द्वारा प्रकाशित किया जाता है। भारतीय भेषज संहिता को भारत में निर्मित या विपणन की जाने वाली दवाओं के मानकों की आधिकारिक पुस्तक के रूप में मान्यता दी गई है। देखिए, ये क्या है? एक पुस्तक है, आधिकारिक पुस्तक है। जैसे कहीं से भी आपको रेफरेंस लेना है, जैसे हिंदी में 12 खड़ी है, तो आपको जब भी हिंदी व्याकरण सीखना है तो 12 खड़ी से शुरू करेंगे हर कोई व्यक्ति। ऐसे ही ये आधिकारिक पुस्तक है। इसमें क्या है? इसमें जो भी दवा भारत में निर्मित कर रहे हो या विपणन, उसको बाजार में बेच रहे हो, तो ऐसी दवाओं के जो मानक है उनकी आधिकारिक पुस्तक के रूप में इसको मान्यता प्राप्त है। भारतीय भेषज संहिता आयोग केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय का एक स्वायत्त संस्थान है, एक ऑटोनोमस संस्थान है। देश में दवाओं के मानकों को निर्धारित करने के लिए इस आयोग का गठन किया गया। हमारे देश में दवाओं का जो भी स्टैंडर्ड है, उसका क्या फॉर्मूला होना चाहिए, कितने टेम्परेचर पर उसको स्टोरेज करना है, कब उसकी एक्सपायरी होंगी, किस तरह से उसको बनाना है, क्या प्रक्रिया होनी चाहिए, ये सारे तथ्य उसमें समाहित होते हैं। उसके बाद में दिया है
3 से 4 अक्टूबर 2023 को फार्माकोपियल वार्ता समूह की वार्षिक बैठक का आयोजन हैदराबाद में किया था। ये प्रश्न बन सकता है। यहाँ आपको दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, कोलकाता देगा। आपको लगेगा बड़े शहर है, बिल्कुल यहाँ इनकी बैठक हुई होगी, लेकिन यहाँ आप गलत हो जाएगी क्योंकि इसकी मीटिंग हैदराबाद में संपन्न हुई है। कैसी बैठक है? वार्षिक बैठक है, मतलब वर्ष में एक बार होती है जो वार्षिक बैठक, वो 3 से 4 अक्टूबर 2023 को आयोजित हुई है फार्माकोपियल वार्ता समूह के नाम से। यह अमेरिका, यूरोप एवं जापान के बाहर आयोजित पीडीजी की पहली बैठक है। इसके पहले इसकी बैठक कहाँ आयोजित होती थी? जापान में, ठीक है, यूरोप में, अमेरिका में, और उसके बाद भारत में हुई है। तो पहली बैठक है जो इन तीनों के अलावा बाहर हुई है। यहाँ आपको चीन दे देगा तो चीन भी नहीं मानना है, आपको अफ्रीका दे देगा तो बिल्कुल नहीं मानना है। केवल अमेरिका, यूरोप और जापान, 3 नामों का यहाँ उल्लेख है और उसके बाद भारत में ये बैठक हुई है। साथ ही ये वर्ष 2019 के बाद से प्रतिभागियों की व्यक्तिगत उपस्थिति वाली पहली बैठक है। प्रतिभागी व्यक्तिगत तरीके से उपस्थित हुए तो ऐसी पहली बैठक है 2019 के बाद में। इस बैठक के दौरान भारतीय भेषज संहिता आयोग को पीडीजी के स्थायी सदस्य के रूप में शामिल किया गया। जो भारतीय भेषज संहिता आयोग है इस पीडीजी का स्थायी सदस्य है, वो बोल देगा कि 2 वर्षों के लिए स्थायी रूप से शामिल किया है, 5 वर्षों के लिए स्थायी रूप से शामिल किया है, तो गलत हो जाएगा। क्यों? क्योंकि इसको स्थायी सदस्य के रूप में इसमें शामिल किया गया है। ज्ञातव्य है कि पीडीजी के सदस्यों में आईपीसी के अतिरिक्त यूरोपीय फार्माकोपिया, जापानी फार्माकोपिया एवं अमेरिकी फार्माकोपिया शामिल है, जबकि विश्व स्वास्थ्य संगठन इस समूह में एक पर्यवेक्षक के रूप में काम करता है। पीडीजी के सदस्य में आईपीसी के अतिरिक्त यूरोप का है, जापान का है और अमेरिका का फार्माकोपिया शामिल है। अब मैंने आपको बोला है कि इसके पहले जापान में इसकी बैठक हुई है, इसके पहले यूरोप में इसकी बैठक हुई है, इसके पहले अमेरिका में इसकी बैठक हुई है और इन तीनों के अलावा पहली बार ऐसा है कि इसके बाहर भारत में इसकी बैठक हैदराबाद में हुई है। तो जापान का फार्माकोपिया इसमें शामिल होगा, यूरोप का यूरोपीय फार्माकोपिया शामिल होगा और अमेरिका का अमेरिकी फार्माकोपिया शामिल होगा। और अब हैदराबाद में भारत में हुई है तो इंडिया का फार्माकोपिया इसमें शामिल है। मतलब इसमें कुल 4 फार्माकोपिया शामिल हो गए हैं, जबकि जो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन एक पर्यवेक्षक के रूप में काम करता है, इसका स्थायी दर्जा कुछ भी नहीं है, ना ही सदस्य, ये केवल एक पर्यवेक्षक के रूप में काम करता है। पीडीजी में आईपीसी के शामिल होने से अंतर्राष्ट्रीय मंच पर भारतीय भेषज संहिता की दृश्यता में उल्लेखनीय वृद्धि होगी। क्या परिवर्तन होंगे? आईपीसी को एक प्रगतिशील भेषज संहिता आयोग के रूप में स्थापित करेगा जो वैश्विक मानकों के अनुरूप दवाओं की गुणवत्ता मानकों को डिजाइन करता है। इन मानकों के अनुप्रयोग से घरेलू में वैश्विक बाजारों के लिए विश्व स्तरीय फार्मास्यूटिकल उत्पाद तैयार हो सके। हमारे यहाँ अब हम विश्व स्तर के जो फार्मास्यूटिकल उत्पाद है वो तैयार कर सकेंगे इन मानकों के अनुप्रयोग से। ठीक है, ये सारी बातें इसमें हो गई है। जो भी प्रश्न बन सकते थे वो मैंने क्लियर किए हैं। अगला टॉपिक है समक्का सरक्का केंद्रीय जनजातीय विश्वविद्यालय। सेंट्रल यूनिवर्सिटी की स्थापना की गई है, कहाँ की है, क्यों की है, ये किन का नाम है, ये पर्सनालिटी क्यों फेमस है, इन सब के बारे में हम पढ़ेंगे। देखिए, समक्का सरक्का जठारा कुंभ मेला के बाद भारत का दूसरा सबसे बड़ा मेला है। इससे हमको 2 चीज़ें पता चलती। सबसे पहली तो भारत का सबसे बड़ा मेला कुंभ मेला है और कुंभ मेले के बाद जिस मेले का नाम आता है वो समक्का सरक्का जठारा मेला है। दो फैक्ट यहाँ से क्लियर हो गए। इसे समक्का सरक्का जठारा या मेदाराम जठारा के नाम से भी जाना जाता है। ये एशिया का सबसे बड़ा जनजातीय मेला है। ठीक है, एशिया का सबसे बड़ा जनजातीय मेले की बात करें तो समक्का सरक्का जठारा मेला, और भारत के सबसे बड़े मेले की बात करें तो कुंभ मेला भारत का सबसे बड़ा मेला है। कुंभ मेले के बाद समक्का सरक्का जठारा मेला सबसे बड़ा मेला है। लेकिन यदि एशिया के सबसे बड़े जनजातीय मेले की बात करें तो समक्का सरक्का जठारा मेले की बात आएगी। इस मेले का आयोजन कहाँ होता है? तेलंगाना में होता है। तेलंगाना के दूसरे सबसे बड़े जनजातीय समुदाय जो कोया जनजाति है उसके द्वारा किया जाता है। तो पहला प्रश्न किस स्टेट में होता है? तो तेलंगाना में होता है। किस जनजाति द्वारा होता है? कोया जनजाति, क्योंकि जनजातीय मेला है। और ये कैसा मेला है? द्विवार्षिक मेला है, मतलब 2 वर्ष में एक बार आयोजित होता है। तेलंगाना के किस जिले में आयोजित किया जाता है? तेलंगाना के मुलुगु ज़िले में आयोजित किया जाता है। किस मंडल में? तड़वाई मंडल में। वहाँ मेदाराम गांव है, तो मेदाराम गांव में आयोजित किया जाता है। ये मेला देवी समक्का एवं सरलम्मा के सम्मान में आयोजित किया जाता है।
यह मेला समक्का एवं सरलम्मा के नेतृत्व में हुए जनजातीय विद्रोह की याद में मनाया जाता है। ज्ञातव्य है कि माँ बेटी की इस जोड़ी ने 12वीं सदी में, मतलब ये जो दोनों महिलाएं हैं ये माँ बेटी की जोड़ी है, इन्होंने 12वीं सदी में सूखे की स्थिति के दौरान जनजातीय लोगों पर कर लगाए जाने के विरोध में विद्रोह किया था। समक्का सरक्का जठारा को तेलंगाना सरकार द्वारा राज्योत्सव घोषित किया गया। यहाँ से लगभग 10 फैक्ट है और कहीं से भी कुछ भी प्रश्न बन सकता है। सबसे पहला, भारत का सबसे बड़ा मेला कुंभ मेला है। भारत का दूसरे सबसे मेला समक्का सरक्का जठारा मेला, ये किस राज्य में आयोजित होता है? तेलंगाना राज्य में आयोजित होता है। कैसा मेला है? द्विवार्षिक मेला है। ये दोनों कौन थी? ये माँ बेटी की जोड़ी थी। किस जनजाति द्वारा आयोजित किया जाता है? छठा प्रश्न है, कोया जनजाति द्वारा आयोजित किया जाता है। उसके बाद किस सदी में इन्होंने विद्रोह किया था? 12वीं सदी में। क्यों किया था? सूखे के कारण जो कर लगा रहे थे उसके विरोध में किया था। फिर एशिया का कौन सा मेला? एशिया का सबसे बड़ा जनजाति वाला ये मेला है और तेलंगाना सरकार ने इसको राज्योत्सव के रूप में घोषित किया है। तो 10 फैक्ट आपको यहाँ से याद रखना है, कोई भी प्रश्न यहाँ से निकल कर आ सकता है। अगला देखिए, 4 अक्टूबर 2023 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने केंद्रीय विश्वविद्यालय संशोधन विधेयक 2023 को संसद में प्रस्तुत करने की स्वीकृति प्रदान की। अब हम जो पढ़ रहे हैं कि सेंट्रल यूनिवर्सिटी बनाई गई है, तो किस नाम से, किस राज्य में, उसके बारे में हम देखेंगे। तो इस विधेयक का उद्देश्य केंद्रीय विश्वविद्यालय अधिनियम 2009 में संशोधन करना है। जो सेंट्रल यूनिवर्सिटी है 2009 वाली, उसमें हम संशोधन करेंगे और फिर एक नई यूनिवर्सिटी की स्थापना करेंगे, उसकी घोषणा की है। देखिए, समक्का सरक्का सेंट्रल ट्राइबल यूनिवर्सिटी की स्थापना के उद्देश्य से संशोधन इसमें किया है और तेलंगाना के मुलुगु जिले में स्थापित किया जाएगा। ज्ञातव्य है कि 7 दिसंबर 2023 को लोकसभा द्वारा और 13 दिसंबर को 2023 को राज्यसभा द्वारा केंद्रीय विश्वविद्यालय संशोधन विधेयक को पारित कर दिया गया। मतलब तेलंगाना के मुलुगु जिले में ये यूनिवर्सिटी की अब स्थापना होने वाली है, सरक्का समक्का इस नाम से। अगला देखिए, ट्रैवल फॉर लाइफ। ये क्या है ट्रैवल फॉर लाइफ? तो मिशन लाइफ भारत के नेतृत्व वाला एक वैश्विक जन आंदोलन है। इसका उद्देश्य पर्यावरण की रक्षा एवं संरक्षण, पर्यावरण की रक्षा एवं संरक्षण के लिए व्यक्तिगत एवं सामुदायिक कार्यवाही, कैसी व्यक्तिगत कार्यवाही पर्सनल स्तर पर और सामुदायिक स्तर पर कार्यवाही को प्रेरित करना है। उल्लेखनीय है कि लाइफ शब्द का तात्पर्य पर्यावरण के लिए जीवन शैली, लाइफस्टाइल फॉर एनवायरनमेंट। सीधे सीधे प्रश्न बनेगा लाइफ से, पर्यावरण के संदर्भ में लाइफ, या ट्रेवल फॉर लाइफ में लाइफ का फुल फॉर्म क्या है? लाइफस्टाइल फॉर एनवायरनमेंट। मिशन लाइफ को सर्वप्रथम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने 1 नवंबर 2021 को ग्लासगो यूनाइटेड किंगडम में जो आयोजित UNFCCC यूनाइटेड नेशंस फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज के पक्षकारों के सम्मेलन में 26वें सत्र में COP26 में प्रस्तावित किया था। 4 प्रश्न बनेंगे। सबसे पहला प्रश्न ये है, UNFCCC का फुल फॉर्म क्या है? तो यूनाइटेड नेशंस फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज। दूसरा प्रश्न है, ये लाइफ, मिशन फॉर लाइफ में लाइफ का फुल फॉर्म क्या है? तो लाइफस्टाइल फॉर एनवायरनमेंट, या पर्यावरण के लिए जीवन शैली। तीसरा प्रश्न है कि ये किस सत्र में घोषित की गई थी? तो COP26 में। चौथा प्रश्न है, COP26 कहाँ हुआ था? ग्लासगो यूनाइटेड किंगडम में आयोजित हुआ था और किसने घोषणा की थी? नरेंद्र मोदी जी ने की थी। कब? 1 नवंबर 2021 को। मतलब COP26 का जो आयोजन है 2021 को हुआ था, 1 नवंबर 2021 को ग्लासगो यूनाइटेड किंगडम में। तो एक छोटा सा पैराग्राफ था, लेकिन 5-6 प्रश्न यहाँ से निकल कर आए। तो आप जब भी पढ़े थोड़ा इसी तरीके से पढ़े। 20 अक्टूबर 2022 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एकता नगर गुजरात स्थित स्टैच्यू ऑफ यूनिटी से मिशन लाइफ के औपचारिक शुभारंभ की घोषणा की है। इसके तहत वर्ष 2028 तक भारत में न्यूनतम 80% गाँवों एवं स्थानीय शहरी निकायों को पर्यावरण अनुकूल बनाने का लक्ष्य निर्धारित किया है। भारत लाइफ को अपने राष्ट्रीय स्तर पर निर्धारित योगदानों में शामिल करने वाला पहला देश है। ठीक है, आगे कुछ जानकारी दी हुई है। 27 सितंबर 2023 को जो पर्यटन मंत्रालय, भारत सरकार ने विश्व पर्यटन दिवस 2023 के अवसर पर भारत मंडपम का है नई दिल्ली में, यहाँ पर ट्रैवल फॉर लाइफ कार्यक्रम को वैश्विक रूप से लॉन्च किया। तो कहाँ पे लॉन्च किया? नई दिल्ली में। नई दिल्ली में कहाँ? भारत मंडपम में। किस दिवस पर? विश्व पर्यटन दिवस के अवसर पर 27 सितंबर को मनाया जाता है ये।
कौन सा मंत्रालय था? पर्यटन मंत्रालय था। इस कार्यक्रम को केंद्रीय पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, संयुक्त राष्ट्र विश्व पर्यटन संगठन और संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम की भागीदारी से प्रारंभ किया गया। देखिए, पर्यटन मंत्रालय है, लेकिन इसमें भागीदारी किसकी है? केंद्रीय पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय की, संयुक्त राष्ट्र विश्व पर्यटन संगठन की और संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम की, इन तीनों की भागीदारी है। और मंत्रालय पर्यटन मंत्रालय। ट्रैवल फॉर लाइफ क्या है? मिशन लाइफ के अंतर्गत पर्यटन क्षेत्र के लिए एक क्षेत्रीय कार्यक्रम है, सेक्टोरल प्रोग्राम है। इसका लक्ष्य क्या है? सतत पर्यटन के लिए राष्ट्रीय रणनीति के साथ अभिसरण में देश में स्थायी पर्यटन को बढ़ावा देना। सतत पर्यटन के लिए स्थायी रणनीति, ये इसका लक्ष्य है। सीधे सीधे लाइन पूछा जा सकता है। तो सतत पर्यटन के लिए राष्ट्रीय रणनीति की बात कर रहा है, नेशनल स्ट्रैटेजी की। नेशनल स्ट्रैटेजी फॉर सस्टेनेबल टूरिज्म, वो सतत विकास दे देगा, लेकिन हमको सतत पर्यावरण के साथ, सतत पर्यटन के साथ जाना है। ट्रैवल फॉर लाइफ के अंतर्गत चिन्हित किए गए 8 केंद्रीय विषय है। ऊर्जा की बचत, ये 8 विषय बहुत महत्वपूर्ण है। ऊर्जा की बचत, उसके बाद सेव वाटर, एकल प्लास्टिक का बहिष्कार, अपशिष्ट को कम करना, रिड्यूस वेस्ट, स्थानीय व्यवसाय और समुदायों का सशक्तिकरण, स्थानीय संस्कृति एवं धरोहर का सम्मान, स्थानीय खाद्य पदार्थों का सेवन, वहाँ के कंज्यूम लोकल फूड्स, प्राकृतिक धरोहर का संरक्षण। ट्रैवल फॉर लाइफ कार्यक्रम को 2 अलग अलग क्षेत्रों के लिए प्रारंभ किया गया। एक तो स्वच्छता के लिए ट्रैवल फॉर लाइफ और ग्रामीण पर्यटन के लिए ट्रैवल फॉर लाइफ। 2 बिंदु है, एक स्वच्छता है और ग्रामीण पर्यटन है। स्वच्छता के लिए जो ट्रैवल फॉर लाइफ है, ये एक राष्ट्रव्यापी स्वच्छता अभियान है, जिसे देश के 108 पर्यटन स्थलों पर संचालित करने की योजना है। वो बोल देगा कि 100 स्थलों पर, या हम जो आज़ादी की 75वीं वर्षगांठ मना रहे तो 75 स्थलों पर, तो हम यहाँ थोड़ा कंफ्यूज हो गए कि हाँ 75 वर्ष आज़ादी की वर्षगांठ मनाई है, तो हाँ 75 वर्ष हो सकता है, ऐसा इनिशिएटिव लेती है सरकार। लेकिन ये 108 अंक का आएगा, ठीक है। 108 पर्यटन स्थलों पर स्टार्ट करने की बात की है। सर्वश्रेष्ठ पर्यटन ग्राम प्रतियोगिता, सर्वश्रेष्ठ पर्यटन ग्राम प्रतियोगिता में क्या है? केंद्रीय पर्यटन मंत्रालय द्वारा संचालित है सर्वश्रेष्ठ पर्यटन ग्राम प्रतियोगिता। किस मंत्रालय द्वारा संचालित है ये? तो केंद्रीय पर्यटन मंत्रालय द्वारा ये संचालित है। इसका उद्देश्य ऐसे गाँव को सम्मानित करना है जो ग्रामीण पर्यटन स्थल का सबसे अच्छा उदाहरण प्रस्तुत करता है। उसके बाद 27 सितंबर 2023 को विश्व पर्यटन दिवस के अवसर पर सर्वश्रेष्ठ पर्यटन ग्राम पुरस्कारों की घोषणा की। पर्यटन के माध्यम से गाँव की सांस्कृतिक विरासत के संरक्षण और सतत विकास को बढ़ावा देने के लिए पुरस्कार प्रदान किया गया है। इसके तहत 35 गाँवों को पुरस्कृत किया गया है। 5 गाँवों को क्या मिला है? गोल्ड, 10 को सिल्वर और 20 को ब्रॉन्ज। 5 दूनी 10 और 10 दूनी 20, इस तरह आप याद रखना। 5 को गोल्ड मिला है, 10 को सिल्वर मिला है, 20 को ब्रॉन्ज मिला है। और कितने गाँव को पुरस्कृत किया गया? कुल 35 को। ये 20 और 10 30 और 5 35, ये याद हो गया। उसके बाद में 27 सितंबर को क्या मनाते? पर्यटन दिवस मनाते, विश्व पर्यटन दिवस। उस अवसर पर वर्ष कौन सा है? 2023 है। इसकी पुरस्कारों की घोषणा की गई। मंत्रालय कौन सा है? केंद्रीय पर्यटन मंत्रालय द्वारा संचालित ये प्रतियोगिता है। पहला गांव आपको ज़रूर याद रखना है दावर, जो बांदीपोरा ज़िले में आता है, जम्मू कश्मीर में। फिर उत्तराखंड की बात करें तो सरमौली, पिथौरागढ़ उत्तराखंड में। मिज़ोरम उत्तर पूर्वी राज्य इसलिए महत्वपूर्ण हो जाता है। ममित ज़िले का रेइक गाँव है। उसके बाद दक्षिण भारत में केरल का कंथालरूर है। मंडला पन्ना मध्य प्रदेश में। देखिए, आपको मंडला जिला दे देगा तो आपको लगेगा कि हाँ चलो ठीक है, लेकिन जिला पन्ना मंडला गाँव है। रजत श्रेणी में पुरस्कृत गांव में उत्तर प्रदेश का कुरोना गांव है। यदि उत्तर प्रदेश की बात करें तो जो सिल्वर है, 10 गाँवों को सिल्वर मिला है, 5 को गोल्ड मिला है और 20 को ब्रॉन्ज मिला है। तो सिल्वर में जो कुरोना गांव है उत्तर प्रदेश का, ये गांव शामिल है। ठीक है, आगे का जो है अगले वीडियो में कंटिन्यू करेंगे। आपको यदि वीडियो पसंद आ रहा है तो प्लीज़ इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, क्योंकि बहुत मेहनत लगती है इसको बनाने में। मैं सारी चीज़ें यही समझा रही हूँ, कैसे क्वेश्चन बन सकता है, कैसे क्वेश्चन आ सकते हैं, स्टेटमेंट में कैसे क्वेश्चन आ सकते हैं, आपको कहाँ सही करना है, कैसे गलत करना है, रिवीजन कैसे करना है। और एग्ज़ाम के पहले क्विक रिवीजन सीरीज़ है, तो आप लोग जितना सपोर्ट करेंगे
तो फिर मैं जल्दी जल्दी वीडियो बनाकर आपको प्रोवाइड कर दूँगी ताकि एग्ज़ाम में आपको बहुत हेल्प हो। ठीक है, धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।